हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर आज हमारे पॉडकास्ट का ये पार्ट 2 है। प्रतीक बजाज जी मेरे गेस्ट हैं, जिन्होंने पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझाया कि आखिर आकाशिक होता क्या है, आखिर कैसे वो सारे रिकॉर्ड समझे जाते हैं और कहां पर वो होते हैं। अब आज पार्ट 2 में आपको समझने में मदद मिलेगी कि इससे आपके जीवन में बदलाव क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। आकाशिक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपके लिए बना है या नहीं बना है। इससे बीमारियों का अंत क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो पार्ट 1 में डिटेल में हमने आपको ये प्रोसेस बताया था। पार्ट 2 में आप समझेंगे कि इसका फायदा क्या है। रिक्वेस्ट हमेशा मेरी आपसे रहती है कि आप एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे जो बड़े पॉडकास्ट रहते हैं उन्हीं को ही हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपके लिए लेकर के आते हैं, तो कम समय में आपको पूरी जानकारी मिलती है। आप सब्सक्राइब कीजिए और आज के पार्ट 2 वाले इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए। ऑलराइट प्रतीक जी, तो एक चीज मुझे समझ में आई। बड़ा पुराना गाना है राज कपूर की पिक्चर का, मेरे व्यूवर्स भी जानते होंगे कि तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। तो महल चौबारे तो सब यहीं रह जाएंगे, जो हमारे कर्मा है वो हमारे साथ जाएंगे और फिर आएंगे भी वापस। तो अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि मैं क्लियरली समझ गई कि जितनी भी मेरे पिछले जन्म के कर्म है वो ही अभी चुका रही हूं मैं। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके पास आऊंगी अगर आकाशिक के लिए या पास्ट लाइफ के लिए, तो क्या टेक्निक्स होती हैं जिन्हें आप अपनाते हैं। क्योंकि आम भाषा में अगर मैं समझूं तो मुझे तो लगता है कि ओ गॉड, मैं तो पास्ट लाइफ की बातें नहीं समझना चाहती, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं प्रकृति की चीज़ों में दखल कहीं ना दे दूं। तो वो क्या, स्टेप बाय स्टेप अगर आप मुझे बता सकें कि आप कैसे, कौन सी टेक्निक अपनाते हैं। देखिए मैम, आकाशिक जो होता है ना, आकाशिक एक मेडिटेशन बेस्ड है। अ, आपको टाइम लगता है अपने माइंडसेट को ट्रेन करने में उस तरीके से कि आप अपने आप को थॉट फ्री कर लो। दिमाग की दो स्टेट्स होती हैं, या तो आपके थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप दिन भर उलझे हो, या फिर यू कैन टेक योर सेल्फ टू द थॉट फ्री जोन। तो जब हम थॉट फ्री जोन में चले जाते हैं तो वी कैन टैप इन समवंस दैट सबकॉन्शियस एनर्जी टू फिगर आउट कि रोड मैप क्या है। ठीक है। अब आप आज जहाँ भी खड़े हो, आपको रिलेशनशिप में ट्रबल है, हेल्थ इशू है, पैसे की समस्या चल रही है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, आप जहाँ खड़े हो वहाँ से रास्ता कहाँ जाता है एग्जैक्टली और आपको क्या करना चाहिए। क्या ये ऐसे ही रहने वाला है? आपको ये देखिए, अगर तो आपको ये भोगना है तो बेहतर है कि हम उसको बैलेंस, फिर हम बात करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए चीज़ों को। अगर इसे हल किया जा सकता है, लाइक यू आर द क्रिएटर, आप हल कर सकते हो चीज़। अगर आप इसे हल कर सकते हो तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। रिग्रेशन के अंदर में क्या होता है कि रिग्रेशन में हम आपके जो एनालिटिकल माइंड है उसको धीरे 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 स्लीप मोड में ले जाते हैं और हम आपके सबकॉन्शियस से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। तो आपने आज तक जितने भी बर्थ लिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम आ, आपके एनालिटिकल माइंड को जीरो करके ये वहाँ पे लेके जाते हैं आपको, तो आपका पीछे वाले बर्थ जहाँ हम आपको लेके गए, हम कितने भी पीछे जा सकते हैं डिपेंडिंग कि कौन सी चीज़ें आपकी अभी ओपन पड़ी हुई है। वहाँ पर जाने के बाद ये डिसाइड होता है एग्जैक्टली कि आज जो समस्या है वो पीछे की कौन सी वाली चीज़ से रिलेटेड है, कौन सी चीज़ उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। कई बार ये होता है कि सिर्फ उसकी एक्सेप्टेंस, उस चीज़ को वहाँ जा करके समझ लेना ही कुछ चैप्टर्स को क्लोज कर देता है, जो इमोशनली बैलेंस्ड इमोशंस की वजह से हो रहे होते हैं। कई बार ये होता है कि आपका कोई एक्ट है वहाँ पे जो आपने इंटेंशनली परस्यू किया है और वो एक्ट आपको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे आके। देन फिर जो आप बताते हो उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि ये आप करके आए थे पीछे, अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। यूनिवर्स का सिंपल सा लॉ है, जितना जो आप अपने कर्म के रूप में यूनिवर्स में फ्लोट करोगे वो एक एनर्जी होगी, वही मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आई। तो पीछे क्या फ्लोट किया था आपने, डिपेंडिंग ऑन दैट। तबीयत क्यों खराब है, जैसे जो लोग बाय बर्थ डिसीज लेके आते हैं, वो लोग पीछे किसी के साथ, किसी की जान के साथ, किसी की हेल्थ के साथ कुछ ऐसा ज़रूर करके आए हुए होते हैं जो आज उनके पास वापस आया है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल आप ऐसा करके आए हुए होते हैं।
मतलब मैं अगर फिल्म स्टार्स की बात करूं, बॉलीवुड की बात करूं, और मैंने ये देखा है कि बॉलीवुड में कैंसर होना बहुत कॉमन है। हम्म। हम सोनाली बेंद्रे की बात करें, मनीषा कोइराला, संजय दत्त, अनगिनत ऐसे फिल्म स्टार हैं जिन्हें कैंसर हुआ है, आज भी हम देख रहे हैं। तो उन्होंने पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ किया है इसलिए उनको कैंसर है? मैम वो बाय बर्थ नहीं लाए डिसीज, अच्छा। वो बाय बर्थ डिसीज नहीं लाए। आप हम संजय दत्त का एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ। ठीक है। संजय दत्त की मदर की डेथ हो गई बहुत अर्ली एज में, हम्म। ठीक है। तो आप 7 डिफरेंट चक्रास, 7 डिफरेंट इमोशंस और एनर्जीज को स्टोर करते हैं, ठीक है। संजय दत्त की मदर की डेथ हुई, पहला सेटबैक लगा लाइफ में, वो उन्होंने स्टोर किया। इस तरह के इमोशंस हार्ट चक्रा में स्टोर होते हैं, हम्म। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ड्रग्स लेनी शुरू की, दूसरी चीज़ें उनकी लाइफ में आई, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद और लाइफ जब और आगे बढ़ी तो केसेस होने शुरू हो गए, मतलब जो ब्लास्ट वाला केस हुआ उसमें वो आ गए बीच में, सालों तक वो केस चलता रहा, लोग ऐसी चीज़ें बोलते रहे जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे लाइफ में कि उन्हें सुननी पड़ेगी, फिर वो यहाँ स्टोर किया। गृहस्थ जीवन लाइफ के उस फेज में मिला जो काफ़ी दूर जा करके, उससे पहले कई इमोशनल सेटबैक्स हुए, ठीक। तो जब आप लगातार अपने हार्ट चक्र में ऐसी चीज़ें स्टोर करोगे, और फिल्म स्टार के साथ एक और चीज़ होती है कि उनको डबल लाइफ जीनी पड़ती है। अंदर जैसा भी चल रहा हो आप बाहर नहीं दिखा सकते। हम बोल सकते हैं ना, वो नहीं बोल सकते, तो और ज़्यादा स्टोरेज होती है अंदर, क्योंकि बाहर तो आपको हंसते स्माइल करते हुए मिले। तो कैंसर कहाँ का हुआ? लंग्स का। स्टमक कैंसर नहीं हुआ, ब्लड कैंसर। तो जहां आपने इमोशन स्टोर किए वहीं तकलीफ प्रोड्यूस हुई। ये नेगेटिव इमोशंस ही तो हैं जो वो अपने हार्ट चक्र में स्टोर करते जा रहे थे, उन्होंने मतलब खुद प्रोड्यूस किया वो। मतलब मेरा वो व्यूअर जो आपको देख रहा है, उसकी फैमिली में किसी भी पर्सन को अगर कैंसर है, तो जिस जगह का कैंसर है उसने उस जगह पे ज्यादा बर्डन स्टोर किया, मैम आप कह ये रहे हैं? मेरा अभी कुछ कहना रैंडम होगा, बिकॉज उसका लाइफ साइकिल क्या रहा। संजय दत्त के बारे में आप और हम जानते हैं, पर हम अगर मैं किसी के बारे में कुछ कहूं तो वो एक रैंडम होगा, क्योंकि मनीषा मुझे कोइराला। मनीषा कोइराला का कहाँ का कैंसर था? ओवरीज का। उनकी रिलेशनशिप की लाइफ कैसी रही? अगर आप उस चीज को थोड़ा सा ढूंढोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब सबसे बड़ा इमोशनल सेटबैक रिलेशनशिप में लगा था, दैट इज द सेक्रल चक्र, वाटर एलिमेंट, वहीं का कैंसर हुआ था उन्हें। ओके। कहीं भी नहीं होगा वो, जिस जगह पर वो एनर्जी स्टोर होती है उसी से रिलेटेड आपकी तकलीफ प्रोड्यूस होने वाली। बट आप लोग बिल्कुल श्योर होते हो, या हाँ जैसे आप बता रहे हो तो आप 100% मैम, श्योर आप हैं? योगा, आयुर्वेदा इसी पे ही बेस्ड है, सारा सारा पूरा साइंस ही इसी पे बेस्ड है। हम भी जब किसी की एनर्जी में टैप इन करते हैं, हाँ। तो जो प्राण ऊर्जा फ्लो होती है फ्रॉम आर रूट चक्रा टू द क्राउन चक्रा, जब वो प्राण ऊर्जा फ्लो होती है तो कहाँ ब्लॉकेज बना रही है हमें समझ आता है रीडिंग के दौरान पे। उससे जुड़ी हुई डिसीज क्या होगी, उससे जुड़ी हुई आपके नेचर में क्या चेंजेस आए होंगे, आप अपनी लाइफ में क्या कर पा रहे होगे, क्या नहीं कर पा रहे होगे, वो प्राण ऊर्जा ही बताती है। युवराज सिंह। युवराज सिंह की लाइफ साइकिल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट वो एक एक्सेप्शनल केस है। क्रिकेटर्स को बहुत फ्रीक्वेंट कैंसर्स नहीं होते, ट्रू। क्योंकि उनकी लाइफ वो ना बहुत छुपा रहे हैं ना दिखा रहे हैं, वो एक्ट नहीं कर रहे हैं जिंदगी का। क्रिकेटर एक प्लेयर होता है और फिल्म स्टार एक एक्टर होता है, उसको लाइफ एक्ट करनी होती है, किरदार जीने होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक मूवी में एक एक्ट कर रहे हो, बहुत इमोशनल एक्ट, अब आप उसके अंदर कितना चले गए, आपको क्या लगता है आपने उसमें से कुछ कैरी नहीं किया? किया, फिर स्टोर किया, और कल आपने दूसरा एक्ट किया, परसों तीसरा एक्ट किया, तो आप कितना स्टोर कर रहे हो, कहाँ कैसे कर, और फिर दुनिया के सामने उसे रिलीज नहीं कर सकते। ठीक बात। तो दैट इज गोना क्रिएट अ कॉज। मैं एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि पास्ट लाइफ में जाके हम देखते हैं कि वो हमने ऐसा क्या किया था जिससे हमें ये फल मिल रहा है। अब मैं पर्सनल अगर अपनी आपको बात बताऊं, तो मैं तो कोई ऐसी फिल्म भी देख लेती हूँ जिसमें कोई बहुत विभत्स सीन है, या उसमें कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत डिस्टर्बिंग रहा है, तो वो ही मेरे दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है।
अब अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ में चली गई, हम्म, आई एम श्योर मेरे व्यूअर भी जानना चाहते होंगे कि अगर कोई अपनी पास्ट लाइफ में चला गया और उसने ये देखा कि उसने 500 साल पहले भी कुछ गड़बड़ किया था, 300 साल पहले भी कुछ गड़बड़ किया था, तो वो अपने इस जन्म में आने के बाद भी, अपने इस रूप में आने के बाद भी वो तो उसी में घुलता रहेगा, परेशान होता रहेगा। तो जो समस्या थी वो भी थी, अब एक नई प्रॉब्लम आ गई। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटा या आपने ऐसा कुछ किया, प्रकृति ने तभी तो हमें ये प्रिविलेज नहीं दी कि हम पीछे सारा याद रख सकें, ठीक है। लेकिन शालिनी जी, आप ये बात आज इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि हम इस एरा में जी रहे हैं। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या था पहले? हम गुरुकुल, हमारा एजुकेशन सिस्टम था। उसका कोर्स इंडेक्स क्या होता था? उसका कोर्स इंडेक्स था शस्त्र, शास्त्र, आयुर्वेद, ध्यान और योग। तो जो ध्यान वाला पार्ट है, दैट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग योर कॉर्ड्स विथ योर ओन सेल्फ। आपको पता होता था कि आप पीछे से क्या लेके आए हो, क्योंकि आप रेगुलर ध्यान करते थे। अब एजुकेशन सिस्टम स्किल्ड मशीन्स बनाता है। ये पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट चर्चा में ही इसीलिए रहता है। अगर आप नहीं गए पीछे, नहीं उस चीज़ को सुलझाया, तो या नहीं एक्सेप्ट किया कि आप ये करके आए हो, तो बात जहाँ खड़ी है वहाँ से सुलझेगी कैसे? कैसे सुलझेगी वो? अगर किसी की पास, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां ऐसी आई हैं पिछले, मेरे को लगभग 12 साल हो गए प्रैक्टिस होते हुए, जो आते ही ये कहती हैं कि जैसे ही मैं टीवी पे ये देख लूं कि किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है, मैं कई रात सो नहीं पाती। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? क्योंकि आपको वो इंसिडेंट्स अपनी लाइफ के किसी इंसिडेंट्स के साथ एक सिमिलरिटी प्रोड्यूस करके देता है। इसीलिए आपको ये लगता है कि मेरे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट। लेकिन जो आप अभी कह रहे थे, क्या ये सबके साथ होता होगा सेम? नहीं ना। तो कुछ तो आपके साथ, उन जिनके साथ वो नहीं हो रहा, आप में और उनमें कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो आपके अंदर स्टोर है जो ट्रिगर हो जाता है जब आप उस चीज को दोबारा देखते हो। उसी के रिलीज की तो बात कर रहे हैं। रिलीज कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, और क्या सभी का रिलीज हो जाता है? ऑलमोस्ट सबका हो जाता है, ऑलमोस्ट सबका रिलीज हो जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि डॉक्टर दवाई लिख सकता है, खानी आपको है। तो अब अगर हम उस इंसिडेंस में वापस गए और आपको ये समझाए कि यही खत्म हो गया, अब ये दोबारा नहीं होगा लाइफ में, तो आप उसका बहुत बड़ा हिस्सा विद बिलीव वहीं छोड़ देते हो कि हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये वहीं खत्म हो गया, मैं इसे कैरी कर रहा था अननेसेसरली, अब इसकी जरूरत नहीं है। फिर ये हो गया डायग्नोसिस प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हीलिंग, आती है इन द पिक्चर। अब एक जख्म है जो हुआ है, पीछे से आप कैरी करके लेके आ रहे हो, उसे हम जख्म मान के देख सकते हैं। तो उस वुंड को हील होने के लिए कुछ वक्त देना पड़ेगा ना। तो पहले उसकी ड्रेसिंग करेंगे, आपको पेन किलर्स देंगे और थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि वो नेचुरली हील होना शुरू, ठीक हो जाती हैं चीज़ें। मुझे 8 या 10 ऐसी प्रॉब्लम बताइए जो बहुत कॉमन है, जिसे लेके लोग आपके पास आते हैं और जो ठीक हो सकती हैं। मैम, ऐसा है कि मैं किसी की ब्लाइंडनेस नहीं ठीक कर सकता जो बाय बर्थ ब्लाइंड है। अगर आप बाय बर्थ रेयर डिसीज लाए हो, वो मैं ठीक नहीं कर सकता। अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रबल है, तो अगर वो ऐसा है जो नेचर आपसे चाहती है कि वो बैलेंस हो जाएगा, मैं उसका हल आपको बता सकता हूँ कि कैसे बैलेंस होगा। आपके मनी ब्लॉकेजेस हैं, और अगर वो ब्लॉकेजेस ऐसे हैं जो ठीक किए जा सकते हैं, तो ठीक किए जा सकते हैं। मैं नेचर के सिस्टम को नहीं बदल सकता, वो पावर नहीं है मेरे पास। आप अपनी लाइफ में क्या चेंज कर सकते हो, मैं उसकी गाइडेंस आपको दे सकता हूँ। ओके। हम डिसीज पे बात कर सकते हैं जो ऐसी है कि बॉडी लेवल पे हुई हुई है और वो नेचर ने आपके लिए डिसाइड की, मैं उसे नहीं बदल सकता। और मैं ऐसा कोई क्लेम भी नहीं करता कि आप मेरे पास आओगे, आज आप आए हो, आपने रिग्रेशन कराया, रीडिंग कराया, कल सब कुछ ठीक हो गया। कुछ नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है, हम डायग्नोस करेंगे, उस पर काम करेंगे, कुछ वक्त लगेगा उसे ठीक होने में, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मेरा एक सवाल है, ऐसी बहुत सी महिलाएं आज की तारीख में भी हैं, सिर्फ टियर 2 टियर 3 सिटी में नहीं, हम अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें, जिन्हें उनके हस्बैंड प्रताड़ित कर रहे हैं। अब वो आपके पास आई, आपने उनका पास्ट लाइफ करके ये बता दिया कि ये कहीं पीछे से प्रॉब्लम चली आ रही है, तो हम उन्हें बता सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं। जिसका पति दारू पी रहा है, जिसका पति दारू पी के मार रहा है, जिसका पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उसको हम कैसे ठीक कर देंगे?
मैं आपके पास आई तो मेरा पति थोड़ी शराब पीना छोड़ देगा। मैम एक चीज़ को समझिए कि जब भी कोई चीज़ इस दुनिया में होती है, कोई भी चीज़ होती है, क्या वो एक रैंडम मूव है बाय नेचर? जब नेचर इतना प्लान कर सकती है कि पेरेंट्स कौन होंगे, फैमिली कौन होगी, पैसे कितने मिलेंगे, घर कौन सा होगा, एजुकेशन कैसे होगी, तो वो एक एक्ट नेचर ने रैंडम छोड़ दिया होगा? नहीं, नहीं। बट नेचर ने सेलेक्ट करने का हक उसके पास है ना, बदलने का थोड़ी है। मैं माता पिता सेलेक्ट नेचर ने बड़ा प्लान करके किया, ठीक है। पर इस दुनिया में आने के बाद वो बदल नहीं सकता। मेरा सवाल ये है कि मैं आपके पास आई, मैं परेशान हूँ, वो तो दूर हो सकता है। मेरा कोई फियर है, वो दूर हो सकता है। मेरी कोई डिजीज है, मेरे कर्मों से वो दूर हो सकती है। लेकिन मेरा पति असफल है, मेरा बच्चा असफल है, मेरे बच्चे मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनके बिहेवियर को कैसे चेंज करूंगी? सवाल इसमें नहीं है कि बच्चे आपके साथ कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पति एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, बच्चे एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक रोल क्यों प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में? ऐसा कुछ ये आप ही से जुड़ा हुआ है। अगर 3 लोग आपके साथ सेम टाइप का बिहेवियर रखते हैं तो ये उनके बारे में नहीं है, ये आपके बारे में। आपको ढूंढने की जरूरत है कि आप ऐसे ही, और वो तीनों लोग सारी दुनिया के साथ ऐसे नहीं होंगे, आप ही के साथ ऐसे होंगे। पति दारू पी के घर जिस औरत का आ रहा है, वो बुरा तो उसके साथ ही होगा ना, पड़ोसी के साथ तो नहीं हो सकता। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके साथ जो आज हो रहा है उसका रीजन आपके पास में है। कुछ तो रीजन है आपके पास में, और वो कॉमन रीजन नहीं होता। आपकी बात मैं समझ गई सर। मेरा सवाल अलग है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये तो आप बता देंगे, लेकिन वो बदल कैसे पाऊंगी मैं? अगर मेरी तकलीफ इस चीज में है कि मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो जब तक वो दूर नहीं होगी मेरा कष्ट नहीं बदल सकता। ये जानने के बाद भी कि ये प्रॉब्लम मेरी ही पास्ट लाइफ से कहीं चली आ रही है, लेकिन अभी जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, जब तक वो बदलेगा नहीं तब तक मैं संतुष्ट होंगी नहीं। जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक वो भी नहीं बदलेगा। उसका पहला रिश्ता आपके साथ था, एक्स्ट्रा मैरिटल बाद में हुआ, तो कुछ हुआ जो आपके और उसके बीच में एक ब्रेक आ गया और वो बाहर चला गया। उसके पीछे का रीजन क्या है? वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पीछे कोई तो रीजन है, क्योंकि ये सबके साथ नहीं हो रहा। फॉर एन एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ठीक है। एक लेडी आई मेरे पास, ठीक। उनका कहना था कि मेरे ना 3 IVF फेल हो चुके हैं। आई एम 42, it's been 12 years we are trying to conceive a child। हमने रीडिंग स्टार्ट की क्योंकि वो इंडिया से बाहर रहती थी। तो रीडिंग के बाद मैंने उनसे पूछा कि शादी के तुरंत बाद आपको एक कंसीव हुआ था? बोली हाँ। मैंने कहा फिर? तो बोली उस समय नहीं चाहिए था तो मैंने अबॉर्ट कर दिया। और मैंने कहा उसका कोई दुख है? कहती अब है। पिछले बर्थ से जस्ट टू हैव 1 मेल चाइल्ड उन्होंने कई अबॉर्शंस किए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक काम करो कि प्लान टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, ठीक है। उन्होंने कहा मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने कहा देखो ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि यही टास्क है। आप इसके बारे में सोचो, कन्विंस करो, थोड़ा टाइम दो चीज़ों को। पहली बार में नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो हो सकता है मान जाए। आफ्टर 6 months डाउन द लाइन उन्होंने एक गर्ल चाइल्ड को इंडिया से अडॉप्ट किया और वो ले गई, ठीक है। इस बात को हो गए होंगे 2-3 साल लगभग। आज उनका एक अपना बेटा भी है। मैंने नहीं बदला कुछ, ना मैं बदल सकता था, और वो नहीं बदलती तो और जिंदगी गुजरती तो जा ही रही थी। उन्होंने बदला, सिर्फ सही गाइडेंस मिल गई ना। मैं ये नहीं बोलता मैं भगवान हूं और मैं अकेला हूं इस फील्ड में, ऐसा नहीं बोलता। बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सिर्फ एक सही गाइडेंस आपसे वो सॉल्व करवा देती है जहां आप फंसे हुए हो। तो अब वो जैसे ही वो ब्लॉकेज हटी, वो एक वही बच्चा ले आई जो कहीं छोड़ आई थी पीछे। वो आपको वही बच्चा मिलेगा लाने के लिए। आप वही बच्चा लेके जाओगे जिसकी जिम्मेदारी आपके साथ अलाइन थी। आपने नेचर के काम में छेड़छाड़ की थी, वो वापस आया, आपको नेचर ने दरवाजे खोल दिए। बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी ये बात, क्योंकि आपने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, हाँ, मैं कुछ भगवान नहीं बदल नहीं सकता। क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ये क्लेम करते हैं। मेरे व्यूवर्स भी कमेंट करके बताएंगे, उनका ये कहना है कि हमारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। पर आप ये कह रहे हैं कि बदलने वाले भी आप हैं, हाँ, करने वाले भी आप हैं, मैं बस एक मार्गदर्शन। मैं सिर्फ हेल्पिंग हैंड बन सकता हूँ किसी के लिए भी। मैंने अब पहले ही कहा कि लोग मेरे पास तकलीफ में आते हैं, कोई मुझे खुशी में नहीं याद करेगा,
और मेरा आइडिया ये होता है इस चीज को लेकर के कि अगर कोई तकलीफ में आए तो मैं उसको बेस्ट ओपिनियन दे सकूं कि आप ऐसे कर लो, चीजें ठीक हो जाएंगी। करने वाले आप ही हो। देखिए ऐसा है शालिनी जी कि अब पैसे पे बात करते हैं, सबसे कॉमन टॉपिक है, ठीक है, कि सबको ना भगवान ने एक पैसे की कैपेसिटी दी, ठीक है। मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 5 लाख रुपए, मेरी कैपेसिटी 1 लाख है, इनकी कैपेसिटी 10 लाख है, किसी की 50 लाख। वो कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती। अच्छा, फ्लो आता रहे और हम पैसे खर्च करते रहे। हम यही चाहते हैं ना, हाँ। कि पीछे से पैसे का फ्लो बना रहे। अब वो कैपेसिटी 1 लाख हो तो वो 1 लाख भरता रहे, मैं खर्च करता रहूं, वो फिर भर जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो यहां से ले जाना तो नहीं है। ठीक, लोगों की ना ब्लॉकेज उस फ्लो में होती है। कोई भी इस बॉक्स को बड़ा नहीं कर सकता। आप और मैं या दुनिया में कोई भी, हम जहां पैदा हुए, क्या हम ऑल ऑफ अ सडन किसी तेज पत्ते पे लिख के एलीट क्लास में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। बट मैनिफेस्टेशन तो आप मानते होंगे। क्या होता है मैनिफेस्टेशन? इच्छा शक्ति होती है। कैसे काम करती है? मैं तो बड़ी पुरानी बात आपको बता रही हूँ, हालांकि पॉडकास्ट में मैं पहली बार इस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ। मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, मैंने स्वामी विवेकानंद की स्वयं लिखी हुई किताब पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति में इतनी इच्छा शक्ति होती है कि वो एक बड़ी शिला को लगातार देखता रहे और मन ही मन ये कहता रहे कि सिर्फ मेरे देखने मात्र से ये फूट जाए तो वो शिला भी फूट सकती है, वो चाहे कितनी विशाल हो। और 5वीं क्लास के एक बच्चे ने जब वो बात पढ़ी, 5वीं क्लास का बच्चा ना इतने सवाल नहीं पूछता है, और स्वामी विवेकानंद की खुद की लिखी हुई किताब में मैंने वो पढ़ा था, तो वो मैंने इस कदर अंदर गांठ बांध लिया था कि अब मुझे ये समझ आ रहा है कि फाइन, वो मैनिफेस्टेशन था जिसे शायद अब मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, और तब हमें सिखाया गया था कि इच्छा शक्ति है। चलिए, मैं ना इंजीनियर हूं तो थोड़ा टेक्निकल हो जाना मेरी आदत है, उसका बुरा नहीं मानिएगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भगवान से विश मांगना, मंदिर जाना, पूजा करना, भगवान से बात करना। अच्छा, मैं थोड़ा इंजीनियरिंग लैंग्वेज में अगर बताऊं कि मैं पहले ही अगर हताश हो जाऊंगी, मैं ग्राउंड पे गई सेंचुरी बनाने और मैं पहले ही ये सोच लूं कि सामने वाला बॉलर तो इनकी टीम में इतना बड़ा बड़ा है कि मैं तो क्या ही कर पाऊंगा, तो जब मैं उस हताशा निराशा में खेलूंगी तो शायद मैं 2 4 5 8 10 के आगे तो नहीं बढ़ पाऊंगी, क्योंकि मैं खुद घबराई हुई हूँ। और मैं ये सोच के जाऊं कि सामने कितना भी शानदार बॉलर हो, मतलब ऐसा मेरा मानना है, तो वो जो हिम्मत आपके अंदर होती है वो भी कई बार अच्छे रिजल्ट दे जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या होती है इच्छा शक्ति और वो कैसे काम करती है? क्या होता है मैनिफेस्टेशन? एक बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर देना ताकि वो उसके लिए रास्ता बना दे। दिस इज मैनिफेस्टेशन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन वो ऐसा क्यों करे आपके लिए? क्योंकि हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ आपकी इच्छा है इसलिए। ये ना डुअल गेम है। अगर आप उस रोड मैप को एक्सेप्ट करते हो, जैसे ऋषि वशिष्ठ का नाम सुना होगा आपने, रामचंद्र जी के गुरु थे। उनके पोते हुए ऋषि पराशर, जिन्होंने सारी ज्योतिष लिखी, तो ऋषि वशिष्ठ भविष्य दृष्टा थे, ज्योतिष का ज्ञान रखते थे। उस युग की बात कर रहा हूँ। और क्या उन्होंने रामचंद्र जी से कहा था कि यार, जिनके साथ तुम्हारी शादी हो रही है ये बहुत अच्छी नहीं चलने वाली है, या तुम्हारा ये जो तुमको राजा बनाया जा रहा है ये नहीं चलने वाला है, तुम्हारा तो जीवन में कुछ और लिखा है। जो इतना ज्ञानी हो, जिसको सारे जीवन का ज्ञान हो, तो बोले तुम एक काम करो, तुम मैनिफेस्ट करना शुरू करो कि मैं ही राजा बन जाता हूँ। एक तरीका। और दूसरा तरीका कि तुम प्रारब्ध को एक्सेप्ट कर लो। तो उन्होंने ना मंगल की पूजा कराई, ना तेज पत्ते पे लिखवाया, उन्होंने प्रारब्ध का ज्ञान दिया। ठीक बात। ठीक। अब आपकी बात, ये सबकॉन्शियस, आपका अवचेतन मन या वो चेतना आपकी बात क्यों माने? तब मानेगी जब आप उसकी बात मानोगे। ये दोनों तरह से बैलेंस होता है। मेरा प्रारब्ध है कि मुझे मेहनत करनी है या मुझे लोगों की हेल्प करनी है, और मैं अपने काम में 100% डेडिकेट लगा हुआ हूँ उसमें। अब उसके बीच में मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं, वो रास्ता बना देगा आपके लिए। ठीक है। अब हम, क्योंकि घड़ी भी इशारा कर रही है, आगे बढ़ रही है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आप उसका, मैं चाहती हूँ टू द पॉइंट मुझे आप डिटेल में बताएं। आकाशिक में और
पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कितना टाइम लगता है? मैं अगर आपके पास आऊं तो मैं कितना समय आपके पास लेके आऊं, और क्या ये वन सिटिंग में हो जाएगा? आकाशिक वन सिटिंग में हो जाता है। रिग्रेशन में आ, मैं आपको ले जाने वाला हूँ। आपका स्ट्रेस लेवल, आपका माइंडसेट ये डिसाइड करता है कि आप कितनी देर में ट्रांस में पहुंच जाओगे। कई बार 1 घंटा, कई बार उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, डिपेंडिंग कि आप कितनी जल्दी उस स्टेट तक चले जाते हो। तो इसके अंदर में शायद 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। आकाशिक मैक्स 1 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि मैं रेगुलर उस चीज़ को करता हूँ, तो मुझे उस स्टेट में जाने, मेरा डेली का काम है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि शुरू में आपने कुंडली की बात की थी कि जब कोई पैदा होता है तो राहु एक जगह होता है, केतु एक जगह है, शनि एक जगह है, और वो नेचर ने डिसाइड करके भेजा है। अब मैं किसी भी पंडित के पास अगर जाऊंगी तो मेरी कुंडली वही रहेगी। कोई ये नहीं कह देगा कि तुम्हारे केंद्र में सूर्य है तो कोई कह दे तुम्हारे केंद्र में बुध है। जो है वो इंडिया में बैठे या अमेरिका में बैठे एस्ट्रोलॉजर के लिए सेम होगा। मैं आपके पास आ रही हूँ और आप आकाशिक में मुझे ये बता रहे हो कि तुमने इतने जन्म पहले ये किया था, इसलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। मैं कैसे मानूं कि आप सच बोल रहे हैं? मैम, जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप रेजोनेट कर पाओगे चीज़ों से। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम प्राण ऊर्जा को टैप इन करते हैं, हम सबकॉन्शियस और प्राण ऊर्जा को टैप इन। अब अगर आपके सेक्रल चक्र में ब्लॉकेज है, ठीक है, या आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में ब्लॉकेज है, तो सोलर प्लेक्सस चक्र का मतलब होता है अग्नि तत्व। अगर वहाँ ब्लॉकेज है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल लो होंगे, आपको इंडाइजेशन के इश्यूज होंगे, एसिड रिफ्लक्स होगा। ये बेसिक चीज़ें आपके साथ पहले से चल रही होंगी। आपका कॉन्फिडेंस हिट करने वाले लोग आपके आसपास होंगे। हमें पता चल जाता है वो कौन लोग हैं, आप कौन सी तकलीफों से। तो आपका एनर्जी लेवल, आपकी प्राण ऊर्जा, आपका, जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो 5 मिनट बाद आप बोलोगे हाँ ठीक बोल रहे हो। तो और फिर जब हम मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने उसमें बीए किया, एमए किया, एमफिल की। आई एम मूविंग टुवर्ड्स द पीएचडी इन वैदिक ज्योतिष। कुंडली के अंदर जो लिखा होता है और आकाशिक या रिग्रेशन में जो आता है वो एक जैसा होता है, बिल्कुल एक जैसा, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो चीज हम देख पाते हैं उस पर भरोसा कर पाना ज्यादा आसान होता है, मानता हूँ। और जो चीज हम देख नहीं पा रहे हैं वो कई बार हमारे लिए कही सुनी बातें हो जाती हैं। मैं समझना ये चाहती हूँ कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गई, मेरे हाथ में पेन है, मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कुछ टेस्ट लिखे और बोला कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी, टेस्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा निकलेगा, तीसरे के पास जाऊंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा निकलेगा। हर लैब में अलग अलग चीजें निकलें या हर डॉक्टर अलग अलग बात बताए, ये नहीं होगा। क्या मैं अगर प्रतीक बजाज के पास आई हूं या मैं किसी दूसरे आकाशिक के पास गई हूं, तो दोनों मुझे एक ही बर्थ तक लेके जाएंगे, एक ही बात बताएंगे, और एक ही कारण रहेगा मेरी प्रॉब्लम का? कारण एक ही रहेगा, कारण बिल्कुल एक ही रहेगा। हो सकता है कि मेरे बताने के तरीके में और किसी और के बताने के तरीके में फर्क हो सकता है, लेकिन वो कारण नहीं बदल सकते हम। एक चीज समझिए, एक नए, मैं कोई किसी के बारे में बायस नहीं हो रहा हूँ, पर एक नए एमबीबीएस के पास जाएंगे और एक 20 साल पुराने डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके तजुर्बे में फर्क होगा ना। बिल्कुल। बस इतना ही फर्क आता है। कोई ऐसा नहीं कि वो शायद डाउटफुल हो जाए क्योंकि उसकी प्रैक्टिस छोटी है। आप 20 साल पुराने डॉक्टर के पास गए तो वो बहुत स्ट्रांगली आपको देखते ही बोले यही हो, क्योंकि वो उसका तजुर्बा है ना, वो करते हुए उसे वक्त हो गया है। तो हो सकता है दोनों के बताने के तरीके में फर्क हो, लेकिन अलग अलग बात नहीं बताएंगे, वो बात तो सेम ही रहेगी। मैं क्योंकि हमेशा अपने व्यूअर के साइड से नहीं, पूछती बिल्कुल हूँ आप सही सवाल पूछ और रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका फायदा हो। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या मेरा कोई व्यूअर जो हर जगह से परेशान है और वो आपके पास एक होप लेके आए कि यहाँ शायद निराकरण हो जाए, तो क्या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का कोई अर्थ ना हो, या आकाशिक से जिनका कोई रिजल्ट ना निकले, आप उन्हें बैरंग वापस लौटा दें कि जी तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है? मैम देखिए, अगर कोई लाइलाज बीमारी ले आया कि कब ठीक होगी, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। कोई ब्लाइंडनेस ले आया, अब कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसके लिए नेचर ने वो रोड मैप में ही वो चीज नहीं डाली, तो मैं रोड मैप नहीं बदल पाऊंगा, ये मेरे बस की नहीं है। और दुनिया में मैं
कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि कोई किसी मेरे बस में है ऐसा इंसान कि मैं दूसरे इंसान का कर्म बदल दूँ, उसकी किस्मत बदल दूँ, कोई नहीं कर सकता ऐसा। बट जो मिला है ना उसको कैसे जी लो मैं ये बता सकता हूँ। जो मिला है उसे तो आप लाए हो खुद ही पसंद करके, मैं कैसे बदलूं उसे, या दुनिया में कोई भी कैसे बदलेगा उसे। इंसान में इतनी ताकत थोड़ी है कि प्रकृति के नियमों को बदल दे, ये नहीं है इंसान की ताकत। इंसान जो मिला है, या तुम आज जहां खड़े हो उससे 4 रास्ते जाते हैं, आप तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मैं किस पे चला जाऊं, मैं वो बता सकता हूं, लेकिन पूरा नियम नहीं बदल सकता। अगर आप कोई चीज ऐसी लाए हो जो आपके प्रारब्ध में है ही नहीं, तो मैं वो ला के नहीं दे सकता। बड़ी जेन्युइन आपकी नहीं, बातें मैं ऐसा हैं नहीं कर पाऊंगा। और मैं व्यूअर्स को कहूंगी कि इतनी जेन्युइन बातों के लिए आप एक बार पहले तो मेरे पॉडकास्ट को इस समय लाइक कीजिए। जो आप कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए। क्या कोई ऐसा लड़का या लड़की जो इस समय आपको देख रहा है, रिलेशनशिप में वो है लेकिन चूज नहीं कर पा रहा कि ये मेरा सोलमेट है या नहीं है, क्या वो आपके पास आए तो आप ये देख के बता सकते हैं कि इज ही और शी इज द राइट पर्सन और नॉट? हाँ, मोर और लेस अगर हम दोनों को रीड करें तो फिर पता चल जाता है कई बार। अच्छा। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए, जब हम 20s में होते हैं, स्टार्टिंग 20s में से लेके मिड 20s तक, उस एज में ना बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, टूटते हैं। आपको फाइनल डेस्टिनेशन, जो मैंने आपसे कहा ना कि पीपल विल एंटर इन योर लाइफ फॉर अ रीजन, टू टीच यू समथिंग, ठीक है, वहां से नए लोग आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू होते हैं। तो हर एंटर हुआ इंसान आपका रिलेशनशिप परमानेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात होती है कि किसके साथ वो परमानेंट, और वो हमेशा आपका ऑपोजिट होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा आपके नेचर के, आपकी चीजों, क्योंकि आपके अंदर जहां गैप्स है ना वो उसका फिलर होता है। तो उसको आने तक का टाइम हमें वेट कर, अभी अगर आप उससे मिले ही नहीं हो तो क्या यही वाला मेरा वो परमानेंट रिलेशनशिप है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप उसके पास खड़े हो तो हाँ, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ ये है। और अगर नहीं खड़े तो मैं बोल दूंगा अभी टाइम लगने वाला है, अभी आप उससे मिले नहीं हो। तो जब किन के लिए आकाशिक है ही नहीं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है ही नहीं, जैसे मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने तो हाथ जोड़ के कहा कि लोगों को मेरी जरूरत ना पड़े, हाँ। ठीक है, लेकिन जो ऐसी तकलीफ में है ना जहां से कुंडली सॉल्यूशन नहीं दे रही है, मैं खुद देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी परस्यू करता हूँ, लेकिन जहां उससे सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तब फिर आपके साथ एक समस्या है, ठीक है, कोई एक समस्या है। और मैं जानता हूँ आप जिस परिवार से आती हैं वहाँ एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड रहा है जी। तो कभी आपने अपने फादर से ये पूछा कि अगर मैं इस प्लैनेट की पूजा करने लगूं तो ये मेरी बात मान जाएगा? वो इन चीजों के खिलाफ थे। यस। मैंने कोई रत्न नहीं पहना हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी रत्न और एग्जैक्टली तो वो आपकी पूजा करने का वेट थोड़ी कर रहा था, और कर लेने से मान जाएगा इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। तो वो देखिए, उसने एक सिचुएशन बना दिया आपके लिए, आपके रिएक्शन का वेट कर रहा है। मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे रिएक्ट करना है अपनी परिस्थिति में, वो ग्रह के प्रभाव को कम करना। इट्स नॉट ऑल अबाउट द सिचुएशंस व्हिच आर कमिंग टू यू, इट्स अबाउट हाउ यू आर रिएक्टिंग ऑन इट। सो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट रिएक्शन, व्हाई एंड हाउ टू डू दैट। ये सिर्फ इसके बारे में। रत्न तो मैं भी कोई नहीं पहनता। ठीक बात है, मेरे व्यूअर्स को भी पता है कि इस पॉडकास्ट पे उन्हें रिएक्ट कैसे करना है। मैं चाहती हूँ आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है थ्रू आकाशिक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो आपको बहुत जेन्युइन बातें पता चली हैं। आपको लाइक भी करना है, दूसरों तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाना है, ताकि ये जो आपका भला हुआ है, ये ज्ञान भरी बातें सुन के, तो दूसरों का भी भला हो सके। कुछ पूछना है आपको प्रतीक जी से, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कई बार मैं कह चुकी हूँ कि आप अपने सवाल बताइए, दोबारा हमारा मिलना होगा तो हम जरूर पूछेंगे उनसे। मेरे साइड से तो प्रतीक जी जितने सवाल थे, मुझे लग रहा है कि मुझे सबका बहुत संतुष्ट जवाब मिला है। आप अगर खुद अपनी तरफ से कुछ व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप देखिए मैम, मेरा सिर्फ एक बहुत छोटा सा मैसेज होता है। मैं सबके लिए ये चाहता हूँ कि लाइफ अच्छी चलती रहे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा कहना नहीं कि आप सिर्फ मेरे पास आ जाए, मेरा ऐसा कोई कहना नहीं, बट आप किसी ऐसे के पास जाएं जो आपको ये ना बोले कि मेरे पास रेमेडी है, क्योंकि रेमेडी हल नहीं होती। आप
यू आर द वन हु हैज टू मेक द चेंज। अगर आपको कुछ बाहर बदलना है ना जिंदगी में, तो पहले कुछ अंदर बदलना पड़ेगा, उसका रिफ्लेक्शन बाहर आएगा। ये बिल्कुल सिंपल रूल है, अंदर कुछ बदले बिना बाहर कुछ नहीं बदला जा सकता। तो तेज पत्ते पे लिखने से पैसे तो नहीं आएंगे, थोड़ी मेहनत करने से हो जाता है, जिंदगी ठीक कट जाती है, उससे शायद आ जाते हैं। सो मेरा बस इतना कहना होता है कि आप किसी ऐसे के पास न जाएं जो आपको क्विक सॉल्यूशन देने वाला है, क्योंकि नथिंग इज क्विक इन दिस एंटायर ऑकल्ट। 2 मिनट की रेमेडी और 2 मिनट की मैगी से सेहत हमेशा खराब ही होती है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला और इतनी वैल्यूएबल बातें मेरे व्यूअर्स को आपने बताई हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी आपको, क्योंकि शुरुआत आपने एक टीज के साथ की थी कि जो मेरे पास आते हैं अपनी परेशानी लेके आते हैं और उनकी परेशानियों से मुझे पैसा मिलता है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि आप उन्हें सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। धन्यवाद।